हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा साइंस की टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने आज हाजिर हूं। आज का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है बल। फिजिक्स के अपनी क्लास चल रही है, फिजिक्स भौतिकी की क्लास चल रही है। अभी तक जितनी भी क्लास हो रही थी सारे साइंस में फिजिक्स का ही हो रहा था और नेक्स्ट टॉपिक जो अपन ले रहे हैं वो भौतिकी का ले रहे हैं। और भौतिकी में ही मैं बता रहा हूँ बार बार कि सारे टॉपिक एक एक करके चल रहे हैं। तो अब जो टॉपिक अपन नए स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन में वो है बल की बात कर रहे हैं। बल यानी फोर्स की बात कर रहे हैं। बल किसे कहते हैं आज कंप्लीट अपन बल की टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपरों में, अटेम्प्ट आपको करना है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है सभी में बल से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बल, बल क्या है? सबसे पहले आपसे बल क्या है? बल क्या है? तो यह एक प्रकार का कारक होता है। बल क्या है? यह एक कारक है। भार भी एक प्रकार का बल होता है दोस्तों, ठीक है ना। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है भार क्या है, तो भार एक प्रकार का बल है। बल क्या है? बल एक प्रकार का भार है, ठीक है ना। लेकिन अभी अपने को ऐसे भौतिकी की बात करें, वातावरण में से संबंधित बात करें कि बल, तूने धक्का लगा दिया, धक्का देना ही क्या है? बल। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गतिमान अवस्था में, यदि विराम अवस्था में तो उसको धक्का देकर उसको चलायमान स्थिति में कर देते हो, और या कोई गतिमान अवस्था में तो उसको धक्का देके हम उसको क्या करते हैं? विराम अवस्था में ला देते हैं या लाने का प्रयास करते हैं, तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक है ना। बल क्या है? बल एक कारक है जो बाहरी वस्तुओं में, जो बाहरी वस्तु यदि गतिमान हो तो उनको रोकने का प्रयास करता है या विरामावस्था में तो उनको चलाने का प्रयास करता है। तो हम क्या कहते हैं? उसे बल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? बल, ठीक है ना। बल बराबर क्या होता? बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। क्या दोस्तों? बल एक सदिश राशि। बल क्या है? बल एक प्रकार का भार होता है। क्या होता है दोस्तों? भार होता है, ठीक है। इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। और परिभाषा पूछ ले तो आप क्या बता सकते हो? बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विरामा अवस्था को अवस्था में परिवर्तन ला देता है या गतिमान अवस्था को रोकने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है, तो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। या बल एक प्रकार का क्या? धक्का, किसी वस्तु को धक्का देकर रोकना या उनके गतिमान अवस्था को प्राप्त करना, दोनों ही महसूस क्या कहलाता है? बल कहलाता। बल एक प्रकार का क्या है? भार भी होता है। बल कौन सी राशि है? बल एक सदिश राशि है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बल का सूत्र क्या होता है तो आप बता सकते हो बल को हम F से डिनोट करते हैं दोस्तों। किससे डिनोट करते हैं? F से डिनोट करते हैं। और बल बराबर होता है M इंटू ए। M इंटू ए, जहां M क्या है? द्रव्यमान है। क्या है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू ए क्या है? ये त्वरण है, ठीक है ना। द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये तो हो गए फॉर्मूला। इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बल का मात्रक क्या होता है तो आप आसानी से बता सकते हो बल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है दोस्तों? न्यूटन की बात करेंगे। हमेशा अपन न्यूटन लेके चलते हैं। एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन अंडरलाइन कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। और सीजीएस पद्धति में, किस पद्धति में? बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है दोस्तों? डाइन होता है दोस्तों। क्या होता है?
डाइन होता है। सेम जिस तरह से भार की बात होती है उसी तरह से बल की बात करें, बल में भी इसी भार में भी इसी तरह कैसा है मात्रक, और अपन सीजीएस पद्धति में भी देख लिए और एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में देख लिए, उसी तरह से बल का भी, इसीलिए मैंने वहां लिख दिया एक प्रकार का बल भी एक प्रकार क्या होता है, भार होता है। यहां भी उसका मात्रक भी सेम है, बल का मात्रक कैसा है पद्धति में न्यूटन अपन ने लिख लिया, न्यूटन होता है, और बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। तो इस तरह से हमने बता दिया कि इस दोनों के मात्रक होते हैं। अब यदि यहाँ पे इन न्यूटन और डाइन के बीच में आपसे संबंध पूछ ले, कभी कभी ये भी आ जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, क्या पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो आपको ये बताना है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये भी अपन डिस्कस, इसे कहते हैं संबंध बताना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, संबंध क्रिएट करना, संबंध स्थापित करना। क्यों, दो पद्धति के बीच में, तो दो पद्धति के बीच में अपन ने संबंध स्थापित कर दिया। वो संबंध क्या है कि 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, और ऑलमोस्ट विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, भले वो छोटे लेवल को हो या आप बड़े लेवल की हो, क्या पूछे जाते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है, अब आपके पास 5 ऑप्शन होगा, उनमें से एक ऑप्शन जरूर होगा 10 पर पावर 5 डाइन होता है। क्या होता है, 10 पर पावर 5 डाइन होता है। ये दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं, और इसे कहते हैं संबंध स्थापित करना। क्या कहते हैं, संबंध स्थापित करना। ये हो गया बल के बारे में बात। किसके बारे में बात हो गई, बल के बारे में बात हो गई। ठीक है ना, कभी कभी इसका संबंध किसी और भी तरीके से पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिए जाते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 किलोग्राम भार बराबर होता है। आपको इसके ये भी संबंध है, क्योंकि जब आपने कह दिया यहाँ पे कि भार एक प्रकार का बल है, बल एक प्रकार का भार, जब दोनों में संबंध है तो उसको इस तरह से संबंध स्थापित कर सकता है कि 1 किलोग्राम भार बराबर कितने न्यूटन होते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ देखो 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, भार का सूत्र क्या होता है, mg। क्या होता है दोस्तों, mg। और इस तरह से अपन देखें mg में तो 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की बात हो गया, 1000 ग्राम, इस तरह से बात कर रहा है। आपको 1 किलोग्राम में कितने हैं ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो 1 किलोग्राम, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया आपको, मैंने आपको लिख दिया यहां पे 1 किलो। और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी के पास एक प्रकार का त्वरण होता है जिसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। वो स्वतंत्र अवस्था में जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती तो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे की ओर गिरती। इसकी क्लास हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। नेक्स्ट सेशन में बताएंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, सार्वत्रिक का नियतांक क्या होता है, और गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। इनकी ऐसा मात्रक वगैरह की भी बात करेंगे। तो अपन यहाँ डायरेक्ट बात कर लेते हैं। जी गुरुत्वीय त्वरण है, और ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। कितने होते हैं, 9.8। इस तरह से इनका मात्रक हो गया 9.8 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गए दोस्तों। ठीक है ना, ये भी एक संबंध पूछ लिया जाता है। मैं ये दोबारा बता देता हूं आपको, यदि आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो। मैंने ये कहा कि जब आप ये कह रहे हो कि भार एक प्रकार का बल है, बल एक प्रकार का भार है, तो इन दोनों के बीच भी संबंध पूछ लिए जाएंगे। जब इन दोनों के बीच यदि संबंध पूछ लिए जाए तो आप किस तरह से स्थापित कर सकते हो। तो आपको ये जानना जरूरी है कि 1 किलोग्राम न्यूटन भार, 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, जब द्रव्यमान भार और घनत्व की क्लास अपन ने लिए थे, उनमें ये बता दिया था कि भार बराबर क्या होता है। भार बराबर, तो उसी को लिखते हैं 1 किलोग्राम भार, यानी सूत्र होता है यहां पे mg। क्या होता है दोस्तों, mg। इस तरह से देखा जाए तो 1 किलोग्राम भार यानी द्रव्यमान कितना है, 1 किलो। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। और इस तरह से इनका पूरा निकल जाएगा। 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये पूछ लिए जाते हैं। अब ये मैं उस क्लास में भी बता दिया, प्रीवियस क्लास में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, और ये अभी इस क्लास में भी मैं आपको दोबारा रिपीट करवा दिया दोस्तों, ठीक है ना। ये तो एक प्रकार का संबंध स्थापित होगी, क्या हो गया, संबंध। अब आपसे पूछा जाए 1 किलोग्राम बराबर होता है, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यदि यहाँ पे न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड इस तरह से ना दे रखा होगा तो इस तरह से लिखा होगा न्यूटन, इंडिकेट मीटर सेकेंड टू द पावर -2, इस तरह से भी लिख सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं बल के प्रकार की। अब बात करेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बल होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के बल हैं और जिनके माध्यम से कार्य संपन्न होता है। विभिन्न प्रकार के बल हैं, उनके माध्यम से हमारे जीवन में विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं, संपादित होते हैं, कार्य संपादित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे कोई पूछ लिया जाए कि बलों के प्रकार, तो आपको बताना है कि प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति में मूलतः बल मात्र 4 प्रकार के होते हैं। इन्हीं 4 प्रकार में विभिन्न प्रकार की जितनी भी बल की होती है अलग अलग प्रकार, वो सारे इन्हीं 4 प्रकार में क्या है, समाहित है, ठीक है ना। सभी बलों इन्हीं बलों में आ जाते हैं। तो मैंने क्या कहा, बलों के प्रकार। अब बात करेंगे बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स की बात कर दिए, तो मैं क्या लिखूं, प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं। कितने प्रकार के बल होते हैं, मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं बलों के अंतर्गत आ जाते हैं। विश्व के जितने भी बल हैं, विश्व के सभी बल इन्हीं बलों के अंतर्गत आ जाते हैं। किनके अंतर्गत, इन 4 प्रकार के बलों के अंतर्गत ही आ जाते हैं। कौन कौन से हैं, सबसे नंबर पहला अपन बात करें कौन सा बल है जिसकी बात करें अपन, हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की। किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है दोस्तों। नाभिकीय बल, कौन सा बल, नाभिकीय बल की बात कर लिया। विद्युत चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। चुंबकीय बल या यहां पे आपके घर्षण बल भी आ सकते हैं लिखे हुए, यहां पे आप कह सकते हैं और भी विभिन्न प्रकार के बल होते हैं। समरूप बल होते हैं, वो भी बल आ सकते हैं लिखे हुए हैं। हाँ, दुर्बल बल आ सकते हैं, प्रबल बल आ सकते हैं, क्षीण बल आ सकते हैं, इस तरह के भी बल लिखे आ सकते हैं। यदि आप देखो ऐसा यदि आपको ना मिले ऑप्शन, तो आपको एक ऑप्शन और जरूर मिल सकता है, ठीक है ना। वो ऑप्शन आपको क्या मिल सकता है, वो मैं बता देता हूं। जो नेक्स्ट आपके पास होगा वो इस तरह से भी हो सकता है आपके, एक हो सकता है आपका विद्युत चुंबकीय बल, दूसरे नंबर पे होगा दुर्बल बल या क्षीण बल, ये भी ऑप्शन मिल सकते हैं। और लास्ट होगा आपके पास प्रबल
बल। क्या हो गया? प्रबल, प्रबल बल। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, और आपके पास ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इन्हीं में से आपके अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि सबसे प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल, तो उनमें सबसे दुर्बल बल या क्षीण बल कौन सा होता है, दुर्बल बल और या क्षीण बल कौन सा होता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार के बल हैं। अब इनमें से क्या पूछ लिया जाए कि प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं, उनमें से दुर्बल बल कौन सा होता है, ठीक है ना, या निम्न में से दुर्बल बल कौन सा है या प्रबल बल कौन सा है। क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो मैं एक ऑप्शन दे रखा हूं, दूसरा ऑप्शन दे देता हूं आपको यहां पे, विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। नाभिकीय बल लास्ट है आपके पास, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से सुनना है। आपसे पूछता था निम्नलिखित जो बल है इनमें निम्न में से कौन सा बल है जो दुर्बल बल है, यानी कमजोर बल, क्षीण बल है, आपको टिक लगाना है। तो सबसे कमजोर दुर्बल जो बल माना जाता है वो माना जाता है किसको? गुरुत्वाकर्षण बल को। किस बल को? गुरुत्वाकर्षण बल को क्षीण बल या दुर्बल बल माना जाता है। या दुर्बल बल माना जाता है। और यदि पूछ ले कि निम्न में से कौन से बल है जिसे प्रबल बल माना जाता है, क्या माना जाता है? प्रबल बल माना जाता है, तो आपको बताना है नाभिकीय बल है जो सबसे प्रबल बल माना जाता है, इसे कहते हैं प्रबल बल, ठीक है ना। मैं आपसे डिस्कस किया हूं अभी कि बलों के प्रकार, बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल होते हैं, जो विश्व में सभी बलों इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। किसके किसके अंतर्गत आ जाते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा था विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा था क्षीण या दुर्बल बल, चौथा था अपना प्रबल बल। लेकिन अपना क्वेश्चन से यदि आ जाते हैं पेपर में कि निम्न में से कौन से बल जो है दुर्बल बल है और निम्न में से कौन प्रबल बल है, यानी मजबूत बल कौन सा है, तो मजबूत सबसे अधिक शक्तिशाली बल जो है वो नाभिकीय बल कहलाता है, इसीलिए इसको प्रबल बल कहते हैं। और सबसे जो कमजोर बल है, क्षीण दुर्बल बल कमजोर माना जाता है, वो कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल को माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गए बलों के प्रकार। ये हो गए दोस्तों बलों के प्रकार। मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चंस भी साथ के साथ जो भी होता है वो भी क्लियर होते जा रहे हैं। आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनमें किसी भी प्रकाशन की बुक से आप पढ़ रहे हैं, आप एक बार जरूर मिला लेना दोस्तों। उनमें कहीं भी किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो इससे हटकर नहीं आए, सारे क्वेश्चंस जो है इसी में से पूछे जाते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन इसी प्रकार के होते हैं। बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, प्रकृति में बल कितने प्रकार के पाए जाते हैं, आपको बताना है कि प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। नंबर 1 होता है गुरुत्वाकर्षण बल, नंबर 2 होता है विद्युत चुंबकीय बल, नंबर 3 होते हैं क्षीण या दुर्बल बल, नंबर 4 होते हैं प्रबल बल। और नेक्स्ट पॉइंट से यदि क्वेश्चन बना के पेश करें आपसे कि ये बताओ कि निम्न में से बल के 4-5 घर्षण बल दे दे, गुरुत्वाकर्षण बल दे, चुंबकीय बल दे दे, विद्युतीय बल दे दे, और अब पूछ ले कि इनमें से कौन से प्रबल बल है, कौन से दुर्बल बल है, तो आपको बताना है कि प्रबल बल तो सिर्फ नाभिकीय बल को कहते हैं और दुर्बल और क्षीण बल अपना कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे अपने क्या हो गए? बलों के प्रकार और दुर्बल और क्षीण बल की बात करते हैं। अब बल का आवेग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बल का आवेग। नेक्स्ट पॉइंट हो गया बल का आवेग, ठीक है ना। बल का आवेग किसे अपन इसको समझेंगे कि बल का आवेग किसे कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंपल्स ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको इंपल्स ऑफ फोर्स कहते हैं। लिख दूं मैं आपको,
इम्पल्स ऑफ फोर्स, बल का आवेग। इनसे भी सबसे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं। आपसे पूछ ले जाए कि बल का आवेग किस प्रकार की राशि होती है, बल का आवेग का कौन सा सूत्र है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं, बल का आवेग एक सदिश राशि है। क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है। और बल का आवेग बराबर क्या होता है? तो बल का आवेग बराबर होता है बल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? बल और समय अंतराल। क्या? समय अंतराल। बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगाया जाता है या थोड़े समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा बल समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल का आवेग कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जब कोई बड़ा बल की बात करें, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगाया जाता है, थोड़े समय के लिए लगाया जाता है या कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए बल का आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय अंतराल। और ये किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आपसे पूछा जाए बल का आवेग किसके बराबर होता है, तो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आप ये भी कह सकते हो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा दोस्तों? बल का आवेग किसे कहते हैं? जब कोई बड़ा सा बल थोड़े समय के लिए, किसके लिए? थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर कार्य करता है, थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए कार्य करता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल उस बल का क्या कहलाता? आवेग कहलाता है। ठीक है ना? इसीलिए बल का आवेग एक सदिश राशि है और ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, तो जैसे ही बल लगाओ तो कुछ समय के लिए कार्य यानी कुछ दूरी तय करेगा। जितनी बल लगाओगे उतनी ही दूरी तय करती है। और वो किसके अनुसार करती है? वस्तु पर जब कोई बाहरी बल लगाते हो और वो कुछ दूरी तय करता है, तो वस्तु में पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसके अंदर द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना, तो उन्हीं के अनुसार उसमें क्या होगा? वेग होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग बल इंटू समय अंतराल किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बल का आवेग क्या है? सदिश राशि है। क्या दोस्तों? सदिश आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। पूछ लिया जाता क्वेश्चन, आवेग किसके बराबर होता है? तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन के डैश होता है, अधिक होता है, कम होता है, अपरिवर्तित रहता है या बराबर होता है। तो आपको इस पे टिक लगाना है, जो आपको मैं बता रहा हूं। चलिए, तो ये पॉइंट मैं लिख भी दूं। आवेग क्या? आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता, अधिक कम नहीं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? जिसका मात्रक, अब आपका इसकी यदि मात्रक पूछ लिया जाए तो बता सकते हो बल का आवेग कब, इसका मात्रक यहां से निकाल सकते हैं आराम से। सूत्र अभी मैंने बता रखा था, बल इंटू समय का अंतराल, बल इंटू समय अंतराल। तो यहां पे लिख सकते हैं इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। क्या होगा दोस्तों? न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक है न्यूटन सेकेंड। तथा इसका दिशा वही होता है जो बल का दिशा होता है।
आवेग, बल का आवेग का दिशा वही होता है जो बल का दिशा होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं ये क्या हो गया, बल का आवेग। किसकी बात कर लिए, बल का आवेग। आपसे कोई पूछ लिया जाए बल का आवेग का दिशा होता है किसके बराबर, तो बल के आवेग, बल के दिशा के बराबर। जो बल का दिशा होगा वही बल के आवेग का दिशा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं बोल दूं कि दीवालों में ठुकता हुआ कील, जब किसी हथौड़े से दीवार में अपन कील ठोकते हैं तो उस पर जितना बल बाहरी लगाएंगे तो वस्तु में जितना द्रव्यमान होगा या जितना उस पर अपन बल लगाकर उसको ठोकेंगे वो उतना ही अंदर जाएगा और उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में अपन उसके ऊपर बल लगा रहे हैं, ठीक है ना। कैच लेना, क्रिकेटर के द्वारा कैच लेना, यह भी बल का आवेग का उदाहरण माना जाता। बल्ले द्वारा क्रिकेट के गेंद पर प्रहार करके गेंद को दूर भेजना, ठीक है ना। क्रिकेटर द्वारा आप देखते हो कि बल पर जैसे अपन बल्ले पर अपन बॉल फेंकते हैं तो क्रिकेटर क्या करता है, उस गेंद पर प्रहार करता और गेंद को दूर भेज देता, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बल का आवेग, ठीक है ना। दीवारों पे ठुकता हुआ कील या हथौड़े से कील ठोकना। इसके अलावा आपको कह दूं क्रिकेटर के गेंद का कैच लेना, ये सारे के सारे क्या है, बल का आवेग। इसमें निश्चित आवेग होता है, एक निश्चित आवेग पर जो बल कार्य करता है वो क्या हो गया, बल का आवेग। चलिए इसके अलावा नए टॉपिक में जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे संतुलन बल की बात। किसकी बात, संतुलन बल। संतुलन बल किसे कहते हैं, किसकी बात करेंगे, संतुलित बल। नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं संतुलित बल, बैलेंस, ठीक है ना। बैलेंस फोर्स की बात करें, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि संतुलित बल क्या होता है, जब किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य करते हो और उन सभी बलों का परिणामी बल क्या हो, शून्य हो। क्या कहा मैंने, जब किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहा हो और उन सभी बलों का जो है परिणामी बल या सभी बलों का जो मान होना चाहिए वो बलों का परिणामी क्या होना चाहिए, शून्य हो, तो हम क्या कहेंगे, वह पिंड संतुलित अवस्था में। किस अवस्था में, संतुलित अवस्था में। और इस दशा में पिंड पर कोई भी बल कार्य नहीं कर पा रहा, अर्थात क्या है, कौन सा बल है वहां पे, संतुलित बल है, ठीक है दोस्तों। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, यदि आपसे कोई पूछ ले संतुलित बल किसे कहते हैं तो आपको बताना, जब किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल कार्य कर रहा हो उन सभी बलों का परिणामी क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। तो वह पिंड संतुलित अवस्था में रहता है और इस दशा में पिंड पर जो बल लगे होते हैं, सभी लगने वाले बल है वो क्या कहलाते हैं, संतुलित बल कहलाते हैं, ठीक है ना, संतुलित बल कहलाते हैं। तो इसे कहते हैं संतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब, अब ये हो गया अनवायलेंस, क्या, अनवायलेंस्ड फोर्स। ये हो गया वायलेंस फोर्स और अनवायलेंस, सेम टू सेम। हल्का सा आप यहां पे क्या करोगे, इनको विपरीत बात कर लोगे, वायलेंस के विपरीत बात कर लोगे। क्या बात कर लोगे कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहा हो या इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है, वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है, तो वस्तु पर लगने वाले बल क्या कहलाते हैं, असंतुलित बल कहलाते हैं। जब किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बल कार्य करने लगते हैं, उनमें से कोई एक बल पर वस्तु गति करने लगता है, तो हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल। वो संतुलित बल नहीं कहलाता दोस्तों। ये हो गया संतुलित बल और ये हो गया असंतुलित बल। इस तरह से नेक्स्ट जो बल आते हैं वो अपने बल आते हैं घर्षण बल की बात करते हैं। किसका, फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। किसके, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण
बल। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनसे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है। मैं यदि अभी स्टैंड हूं आपके सामने खड़ा हूं तो ये भी फ्रिक्शन के कारण ही, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही खड़ा हूं मैं, ठीक है ना। यदि गाड़ी चलती है उनके पहिए में भी फ्रिक्शन होती है, यदि फ्रिक्शन लेस हो जाए तो गाड़ी फिसल सकती है, ठीक है ना। तो हर जितनी भी वस्तु स्टैंड या वस्तु कार्य करता है, कहीं ना कहीं सभी के साथ एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य जरूर करता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स किसे कहते हैं, यानी घर्षण बल किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि घर्षण बल क्या होता है, क्या बताओगे? संपर्क यानी टच, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो गति करने में क्या करता है? विरोध करता है। जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। दोस्तों दोबारा मैं बता दूं आपको, जब मैं बात कर रहा हूं कि दो वस्तु रखी हो और उन दोनों वस्तुओं के मध्य एक बल कार्य करता है जो वस्तु के गति में विरोध उत्पन्न करता है, तो ही बल क्या कहलाएगा? घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? घर्षण बल कहलाता है। इसकी जो दिशा होती है सदैव वस्तु के दिशा के विपरीत होता, और यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाती है कि घर्षण बल में जो होता है, घर्षण बल कार्य करता है, घर्षण बल कार्य करता है। किस तरह? तो क्या लिखोगे कि इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति के दिशा के समान होती है या विपरीत होती है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पे टिक लगाना है कि इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है, हमेशा विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। क्या लिखा मैंने अपन? इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य, क्या? दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है, जो क्या करता है? वस्तु जो गति करने वाले वस्तु का विरोध करता, जो गति करने वाले वस्तु का विरोध, जो वस्तु के गति का विरोध करता है, ठीक है ना। जो वस्तु की गति का क्या करता है दोस्तों? विरोध करता है, वही क्या कहलाता है? वही अपने जो हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहला जाते हैं अपने लिए घर्षण बल, ठीक है ना। घर्षण बल, इसकी दिशा होती है हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा कार्य करता है, ठीक है ना। लिखेंगे घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के दिशा के विपरीत कार्य करता है। क्या करता है दोस्तों? विपरीत कार्य करता है, ठीक है ना। आपको यही क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं कि घर्षण बल सदैव वस्तु के दिशा के किस दिशा में कार्य करता, तो उनके विपरीत दिशा में कार्य करता, ना कि उनके दिशा के समान कार्य करता, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं पेपर में। अब आते हैं कि घर्षण बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। घर्षण बल मुख्यतः कितने प्रकार के आते हैं, तो आपको ये बताना है घर्षण बल के प्रकार, ठीक है ना। घर्षण बल के प्रकार, घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मींस स्थैतिक घर्षण बल। पहला कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण बल। दूसरा कौन सा होता है? सर्पी घर्षण बल। और तीसरा कौन सा होता है? लोटनिक घर्षण बल। इन तीनों में से आपको या तो उदाहरण पूछ लिए जाते हैं या इनकी परिभाषा देकर ये पूछ ली जाती है किस प्रकार के घर्षण बल होते हैं, या लास्ट क्वेश्चन बनता है घर्षण बल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, या घर्षण बल निम्न प्रकार के होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल। इनमें से सभी तो आपको लगाना ठीक, इनमें से सभी। ये आसान क्वेश्चंस बन जाते हैं। चलिए, तो बलों के घर्षण बल के प्रकार ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थैतिक घर्षण बल, नंबर 2 सर्पी घर्षण बल, नंबर 3 लोटनिक घर्षण बल। ये मुख्यतः 3 प्रकार के बल हो गए दोस्तों। अब इनमें से पूछ लिया जाए कि स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं। कौन से बल? स्थैतिक घर्षण बल की बात करें तो जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु अपने स्थान से ना खिसके, अपने स्थान से ना खिसके, तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं दोस्तों। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और यदि वस्तु स्थान से ना खिसके, तो ऐसे दोनों सतहों के मध्य लगने वाले जो बल होते हैं वो कौन से बल कहलाते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहलाते हैं। यानी वो स्थिर है, वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उनके स्थान में परिवर्तन नहीं, वो किसी प्रकार से आगे पीछे नहीं खिसक रहे, जहां है वही है। तो उन दो सतहों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहेंगे? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका परिमाण लगाए गए बल के कितने होते हैं? बराबर होते हैं, तथा दिशा बल के दिशा के विपरीत होते हैं। ठीक है ना। हमसे पूछा जाएगा कि स्थैतिक घर्षण बल पर जो बल लगाए जाते हैं उनका परिमाण क्या होता है, तो उनपे घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल के बराबर होता है तथा बल की दिशा के विपरीत होता, तो वो क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण बल कहलाता दोस्तों। चलिए, स्थैतिक घर्षण बल के अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्पी, कौन सा? सर्पी की बात करें कि सर्पी स्लाइडिंग, जिसको कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना, या स्लाइडिंग ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे पूछ लिया जाए कि सर्पी घर्षण बल क्या होता है, तो आपको बताना स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, यानी सरकना स्टार्ट करती है, तो सरकने वाली वस्तु तथा उस वस्तुओं के सतहों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? घर्षण बल कहलाते हैं। स्थैतिक घर्षण बल के बाद अपन किसकी डिस्कस कर रहे हैं? अपन डिस्कस करेंगे सर्पी घर्षण बल की। किसकी? सर्पी घर्षण बल की बात करेंगे। और सर्पी घर्षण बल ये दूसरा पॉइंट है कि जब किसी वस्तु में जब कोई वस्तु पर बल लगाया जाता है तो सरकने वाली होती है, ठीक है ना। तो अतः सरकने वाली वस्तु और सतहों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सर्पी घर्षण बल कहलाता है, ठीक है ना। तो सर्पी घर्षण बल, ठीक है ना। इसे कहते हैं स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना।
स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा सतहों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लोटनिक घर्षण बल की बात करें। किसकी? लोटनिक घर्षण बल। ये दूसरे हो गए तो, और ये तीसरा। लोटनिक घर्षण बल का मतलब जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर लुढ़कती हुई जाती है। क्या है? लुढ़कती है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लुढ़कती हुई जाती है या गतिमान करती है तो इन दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है या इन दो वस्तुओं के सतहों के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा? लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। आपसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वही पूछा जाता है कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं। तो घर्षण बल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। स्थैतिक घर्षण बल, कि हम उन पर बल लगा रहे हैं लेकिन वो खिसक नहीं रहा, वस्तु जो स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, वो खिसकती नहीं है। ऐसे बल को हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल। और दूसरा था सर्पी, जैसे हमने उस पर बल लगाया तो वस्तु क्या हुआ? दूसरे सतह पर खिसकना स्टार्ट कर दिया, सरकना स्टार्ट कर दिया, और इस प्रकार के मध्य में जो सतहों के मध्य जो बल लगते हैं वो कहलाते हैं सर्पी घर्षण बल। और लोटनिक का मतलब क्या? दो वस्तुओं के मध्य, जब एक वस्तु दूसरे किसी वस्तु के सतह पर लुढ़कती हुई गतिमान करती है तो ऐसे इन दो सतहों के मध्य लगने वाले बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। इस तरह से हमारे 3 घर्षण के बल के तीनों प्रकार का अपन ने यहाँ पे परिभाषित कर दिए दोस्तों। अब बात करेंगे घर्षण के बल के नियम। ठीक है ना, घर्षण के कुछ नियम भी होते हैं, वो नियम भी अपने को जानना जरूरी होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि घर्षण के नियम क्या है। घर्षण बल के नियम, नेक्स्ट पॉइंट आ गया घर्षण बल के नियम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये घर्षण बल का नियम क्या। पहला नियम जो होना चाहिए, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये पहला नियम है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है घर्षण के नियमों में। पहला नियम क्या बताया दोस्तों मैंने? कि दो सतहों के मध्य लगने वाले जो घर्षण बल होता है उनके संपर्क या क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट होता है लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से तीनों में से सबसे कम घर्षण बल किसका होता है और सबसे अधिक घर्षण बल किसका होता है? तो आपको बताना है लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। ठीक है ना। घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक यानी लुब्रिकेंट तथा बॉल बियरिंग लगाए जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए घर्षण बल या घर्षण को कम करना हो तो क्या लगाए जाते हैं, तो आपको क्या बताना कि लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल वगैरह या बॉल बियरिंग हम लगा देते हैं, जिससे घर्षण बल अधिक से अधिक जितना हम चाहते उतना हम कम कर सकते हैं, जो सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। किसमें बदल देता है? सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है। ये तीसरे सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं माने जाते हैं, नियम माने जाती है। ठीक है ना। ठोस सतहों के मध्य घर्षण बल जो होता है द्रव में मध्य उससे कम होती है और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण उनसे भी कम होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि किनके सतहों के मध्य अधिक घर्षण होती है या कम घर्षण होता है, उनसे भी कम होता है। तो ठोस में हो तो घर्षण सबसे अधिक होता है, द्रव में सबसे कम होता है और उनसे भी कम होता है ठोस और द्रव के बीच में। ठीक है ना। इस तरह से तीनों के सतहों के बीच में अलग अलग घर्षण बल के मान होते हैं। अब यदि आपने से कोई पूछ ले कि घर्षण बल के लाभ क्या है, ठीक है ना, तो आप घर्षण बल के लाभ भी बता सकते हो। सबसे पहला
प्रथम लाभ की बात करें, वो लाभ जो है घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है तथा चल पाता है। मनुष्य जो है सबसे पहला लाभ है कि घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है या चल पाता है। घर्षण बल ना होने पर हम केले के छिलके तथा बरसात में चिकनी सड़क पर फिसल जाते हैं, यानी घर्षण का होना जरूरी है, घर्षण बल का होना जरूरी है। यदि पट्टे तथा पुली के बीच घर्षण ना हो तो पट्टा मोटर के पहियों को नहीं घुमा सकेगा। यह तीसरा सबसे अहम लाभ होता है। यदि सड़कों पर घर्षण ना हो तो पहिए फिसलने लगते हैं। ये सारे घर्षण के लाभ होते हैं दोस्तों, जो सबसे हमारे लैब में घर्षण बल का होना जरूरी है। मशीन में लेकिन घर्षण बल नहीं होना चाहिए। यदि मशीन में घर्षण बल होते हैं तो उनमें टूट फूट सबसे अधिक होते हैं और उनकी दक्षता कम हो जाती है, यांत्रिक दक्षता कम हो जाती है। इसीलिए टूट फूट ना हो, जहां जहां मशीनों में मूवेबल पार्ट होते हैं वहां पे हम घर्षण बल को कम करने के लिए लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। लुब्रिकेंट के रूप में ग्रीस, मोबिल ऑयल इत्यादि ये सारे होते हैं जिनकी सहायता से हम कम कर लेते हैं और बॉल बेयरिंग की सहायता से कम कर लेते हैं। घर्षण बल कम होना जरूरी है दोस्तों। चलिए, ये सारे हो गए घर्षण बल के। अब जो नेक्स्ट बल की बात करेंगे वो होगा अभिकेंद्री बल। ये सबसे महत्वपूर्ण बल है और इनसे भी प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई प्रतियोगी परीक्षाओं ऐसे हैं जो समान विज्ञान के रूप में इनसे क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पुटअप करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बल है वो है अभिकेंद्री बल। अब नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात करें? अभिकेंद्री बल की। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए अभिकेंद्री बल क्या है दोस्तों, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री और अपकेंद्री ये दो प्रकार के ऐसे बल होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक उपयोगी माने जाते हैं। यानी सुबह से लेकर शाम तक की जितनी भी घटनाएं हमारे साथ घटित होती है, खेलने से लेकर दैनिक जीवन के रोजमर्रा के जिंदगी में कार्य करने तक, उन सभी में हम ये दो प्रकार का बल का अनुभव करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से बल का अनुभव करते हैं? नंबर 1 बता दिया मैंने, अभिकेंद्री बल। इस अभिकेंद्री बल को मैं क्या कहता हूं? सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्री बल क्या है, किसे कहते हैं? सबसे पहले अभिकेंद्री बल के बारे में किसने बताया? अभिकेंद्री बल के जो बारे यदि आपसे कोई पूछा जाए और परिभाषा की बात करें तो अभिकेंद्री बल की जो परिभाषा दिया वो सबसे पहले दिया न्यूटन ने। किसने दिया दोस्तों? न्यूटन ने दिया। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अभिकेंद्री बल की परिभाषित करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है, तो वो है न्यूटन, आइजैक न्यूटन। और कब क्या उन्होंने? 1684 ईस्वी में। कब क्या? 1684 में सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक था सर आइजैक न्यूटन की बात करेंगे। किसकी बात करें? न्यूटन की बात करेंगे, ठीक है। ये अभिकेंद्री बल क्या होता है, किस ओर ये बल कार्य करता? केंद्र के अंदर की ओर बल कार्य करता है या केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है, ठीक है ना। तो मैं इसको चित्र के माध्यम से, एक गोलाकार चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक केंद्र है जिसको ओरिजिन मानते हैं। यहां पे कोई एक वस्तु है जो हाथ में डोरी लिए और यहां पे एक पत्थर है जिसको वो घुमा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहां से समझने की कोशिश करेंगे। यहां एक वस्तु है, वो वस्तु के एक हाथ में डोरी है, डोरी के अंतिम सिरा पर क्या है? एक पत्थर बंधा हुआ है, ठीक है। अब वो चारों ओर इस प्रकार से अपने केंद्र पे स्थित होकर चारों ओर इस प्रकार से घुमा रहा। और आपसे यदि पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है? यदि पूछ लिया जाए कि ये जो फोर्स होती है किस ओर कार्य करता, तो आपको बताना गोलाकार पथ पर केंद्र की ओर लगने वाला बल। गोलाकार पथ पर केंद्र की ओर, यानी डोरी पकड़ के यूं करते हैं तो यानी बल इधर लगता है। यदि मैं बल छोड़ दूं तो वो दूर जाकर गिरेगी पत्थर, ठीक है ना। तो गोलाकार पथ पर अंदर की ओर, किधर? अंदर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? हमारा अभिकेंद्री बल कहलाता। अंदर की ओर गोलाकार पथ पर अंदर की ओर
लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल कहलाता है। सिंपल। गोलाकार पथ पर अंदर की ओर, ये मैं गोलाकार पथ इस केंद्र पर खड़े होकर कोई व्यक्ति यदि एक सिरा को अपने हाथ में पकड़ रखा और दूसरे सिरा पे पत्थर बांध कर उसको चारों ओर घुमाता है तो पत्थर छूट ना जाए, इसलिए बल हमेशा अंदर की ओर कार्य करता है। और यदि मैं छोड़ देता हूं हाथ से डोरी तो वो पत्थर कहीं दूर जाकर गिरती है, तो हम खींचकर अपनी ओर रखते हैं, ठीक है ना। तो डोरी को अपनी ओर खींचकर फिर घुमाना स्टार्ट करते हैं। तो जब डोरी को अपनी ओर खींचकर घुमाना स्टार्ट करोगे तो बल किधर की ओर लग रही है? केंद्र की ओर लग रही है। तो इसीलिए मैंने यहां लिख दिया गोलाकार पथ पर अंदर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल कहलाता है, ठीक है ना। इनके बारे में सबसे पहले परिभाषित किसने किया? न्यूटन ने किया। और कब किया? 1684 ईस्वी में किया। किसने किया? न्यूटन ने किया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इसका जो अब उदाहरण पूछ लेते हैं, सबसे मोस्ट होता है इनका उदाहरण होता है कि पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना किस बल का उदाहरण है? तो आपको बताना है अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स का नाभिक के चारों ओर घूमना। किसका? इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस बल का उदाहरण है? तो आपको बताना है अभिकेंद्री बल का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं अभिकेंद्री बल में। अभिकेंद्री बल का उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण क्या? इलेक्ट्रॉन की बात कर दिया मैंने। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर का चक्कर लगाना। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना किसका उदाहरण है? अभिकेंद्री बल का उदाहरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा जो पूछे जाते हैं वो पेपर में यही पूछे जाते हैं कि कौन सा बल किसके लिए कार्य करता है, इनका उदाहरण किया। दूसरा उदाहरण मैंने बता दिया था, पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना। किसका? पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना, ठीक है ना। दूसरा हो गया पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना। ये दोनों ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं। आपसे हमेशा पूछे जाते हैं इन दोनों के, आपको बताना भी है, ठीक है ना। किसी मोड़ पर रेलगाड़ी हो या कार हो, ये सबका भी मुड़ना क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल के कारण ही बैलेंस बना के रखते हैं, उनका भी सबसे ज्यादा उदाहरण माना जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह वस्तु से गोले के केंद्र की ओर लगता है। जो अभिकेंद्री बल होता है वह वस्तु से गोले के केंद्र की ओर लगता है, ठीक है ना। हमेशा वस्तु से गोले की केंद्र की ओर लगता है। कौन सा बल? अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल का सबसे पहले परिभाषित किसने किया? न्यूटन ने किया। कब किया? 1684 ईस्वी में किया। उन्होंने क्या कहा कि गोलाकार पथ पर, किस पे? गोलाकार पथ पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। यह वस्तु से गोले के केंद्र की ओर लगता है, ठीक है ना। किसने कहा? न्यूटन ने कहा। दूसरा इसका उदाहरण क्या था? इलेक्ट्रॉन का नाभिक के ओर चक्कर लगाना। दूसरा पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना। हाँ, चलते साइकिल का मुड़ना, कारों का मुड़ना। दूसरा मनुष्य द्वारा डोरी बांधकर पत्थर घुमाना। हाँ, ये सारे के सारे किसके? अभिकेंद्री बल के उदाहरण माने जाते हैं। यह बल वास्तविक होता है, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यह बल वास्तविक बल है। यह क्या दोस्तों? वास्तविक बल है। आपसे कोई पूछा जाए कि यह बल किस प्रकार का अनुभव करता था, आपको बताना यह बल वास्तविक है, जो वस्तु को गोले से बाहर उड़ने से रोकता है।
जो वस्तु को गोले से बाहर उड़ने पर उड़ने ना दे, उड़ने से रोकता है, वो इसलिए इसको क्या कहते हैं, यह बल वास्तविक। अभिकेंद्री बल एक वास्तविक बल है जो क्या करता है, वस्तु को गोले से बाहर उड़ने से रोकता है। कौन सा बल, अभिकेंद्री बल। ठीक है दोस्तों, चलिए ये अभिकेंद्री बल की बात हो गई। अब बात करेंगे अभिकेंद्री बल के अलावा अपकेंद्री बल की। किसकी, अपकेंद्री बल। सिंपल से परिभाषा है, उसको भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। अपकेंद्री बल। अब यहां पे सेंट्रीफ्यूगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यहां पीटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये गोलाकार पथ पर जो होते हैं वो किधर की ओर लगे बल, बाहर की ओर लगेंगे। गोलाकार पथ पर बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अपकेंद्री बल कहलाता है। गोलाकार पथ पर केंद्र से किधर की ओर, बाहर की ओर लगने वाला जो बल है वो क्या कहलाएगा, अपकेंद्री बल कहलाता है। आपको यहां लिख भी देता हूं, गोलाकार पथ पर, किस पे, गोलाकार पथ पर बाहर की ओर लगने वाला बल, बाहर की ओर लगने वाला बल क्या है, अभिकेंद्री बल कहलाता है। ठीक है ना। और यह परिभाषा किसने दिया, अब आपसे कोई पूछ लिया जाए, पूछ ले कि इस परिभाषा को किसने परिभाषित किया, सबसे पहले परिभाषित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो क्रिस्टियन हाइगेंस था दोस्तों। कौन सा था, क्रिस्टियन हाइगेंस ने किया था। और कब किया था, तो 1659 ईस्वी में किया था। किसने किया था, क्रिस्टियन हाइगेंस ने किया था। और कब किया था, 1659 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो आपको बताना है सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक जो है वो क्रिस्टियन हाइगेंस नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1659 ईस्वी में इन्हें परिभाषित किया था। इन्होंने ही कहा था कि गोलाकार पथ पर बाहर की ओर लगने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्री बल कहलाता है। यह गोले के केंद्र से वस्तु की ओर लगता है। यह गोले के केंद्र से किधर की ओर लगता है, वस्तु की ओर। यहां पे वस्तु की ओर लगता है हमेशा। यह गोले के केंद्र से वस्तु की ओर लगता है, वो बल कौन सा कहलाता, अपकेंद्री बल कहलाता है। इनके सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आप कह सकते हो, छाछ बिलोने वाली मशीन की बात करते हैं अपन, क्रीम निकालने वाली मशीन की बात करते हैं, ड्राई क्लीनर मशीन की बात करते हैं, अपकेंद्री पंप की बात करते हैं। ये सारे के सारे पंप जो होता है इसी के ऊपर कार्य करता है। आपसे कोई पूछ लिया जाए छाछ बिलोने वाली मशीन कौन सा है, वॉशिंग मशीन किस बल के ऊपर कार्य करता है, तो आपको बताना सेंट्रीफ्यूगल बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्री बल के ऊपर कार्य करता। क्रीम निकालने वाला मशीन भी किस बल के ऊपर कार्य करता, अपकेंद्री बल के ऊपर कार्य करता। और ये पूछ लिया जाए यह बल किस प्रकार की बल, तो यह बल आभासी बल है। वो वास्तविक बल था, अपकेंद्री बल क्या आभासी बल है, यह वास्तविक बल नहीं है। यह बल की गति का जड़त्व है। क्या है, यह बल की गति का जड़त्व है। अब आपसे यहां पे सिंपल से वर्ड में इनके उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण बता सकता है, क्रीम निकालने वाले मशीन, वॉशिंग मशीन, छाछ बिलोने वाले मशीन। ये सारे मशीन ऐसे मशीन होते हैं जो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अपकेंद्री बल कहलाते हैं। इनके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं और आपको बताना भी होता है। अपकेंद्री बल
एक ऐसा जड़त्वीय बल होता है या छदम बल होता है जो घूमते हुए में त्वरण में निकाय स्थापित करता है। आपसे पूछ लिया जाए अपकेंद्री बल किस प्रकार का बल है, तो आपको कहना जड़त्वीय बल है या छदम बल है। इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल फोर्स, इनर्शिया फोर्स है, ठीक है ना, या छदम फोर्स है, ठीक है ना। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं और इनकी सहायता से हम हल्के और भारी कणों को पृथक कर सकते हैं, ठीक है ना। आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि अपकेंद्री क्या है, तो अपकेंद्री एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम हल्के और भारी कणों को वस्तु से अलग अलग यानी पृथक पृथक कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है दोस्तों। इस तरह से अपन ने देखे विभिन्न प्रकार के बल होते हैं और इन बलों के इनके उदाहरण भी था। अब अपन बात करेंगे बल आघूर्ण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, बल आघूर्ण की बात करेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण का उदाहरण क्या होता है। सबसे ज्यादा इनके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। जैसे घरों में गेहूं पीसने का जो जाता होता है वो हल्का हत्था से दूर होता है, तो वो क्या है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कुम्हार के चाक में जो लगे होते हैं हैंडल होते हैं वो भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं बल आघूर्ण, तो मैं आपको बता दूं कि संतुलन की स्थिति में, किस स्थिति में, संतुलन की स्थिति में वामावर्ती आघूर्णों का योग और दक्षिणावर्ती आघूर्णों का योग जब बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं बल आघूर्ण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण का सिद्धांत। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं बल आघूर्ण के बारे में। नेक्स्ट बल जो है वो कौन सा बल है, बल आघूर्ण। आपसे पूछा जाए बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करने वाले सबसे पहले घरों में जो गेहूं पीसने के लिए जो जाता होता है वो जाता किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इनके अलावा कुम्हार द्वारा जो चाक चलाया जाता है, कुम्हार द्वारा जो चाक चलाया जाता है, जो मटकी वगैरह बनाए जाते हैं, गिलास बनाए जाते हैं प्रजापतियों के द्वारा, वो कुम्हार में भी कुछ उनके पास एक हत्थे लगे होते हैं और हत्थे को घुमाते हैं अपन, तो वो भी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या है, संतुलन की स्थिति में वामावर्त दिशा, सिंपल से लैंग्वेज में वामावर्त दिशा का गति और दक्षिणावर्त दिशा का गति जब दोनों का योग बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, बल आघूर्ण का सिद्धांत कहलाता है दोस्तों। और इनके उदाहरण मैंने बता दिया कि घरों में गेहूं पीसने का जो जाता होता है का वो किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, बल आघूर्ण का। उनका जो हत्था होता है वो हत्था कील से दूर लगाया जाता ताकि जाता को घुमाने के लिए कम जोर लगाना पड़े। उसी तरह से कुम्हार का जो चाक होता है उनको घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक में परिधि के पास बनाया जाता है, ठीक है ना। पानी निकालने वाला हैंड पंप का हत्था लंबा होता है, वो भी किसके ऊपर कार्य करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे बल युग्म की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, बल युग्म की बात करेंगे। बल युग्म किसे कहते हैं, बल युग्म, ठीक है ना। यहां कपल की बात आ गया कि बल युग्म क्या होता है, कपल। अब कहीं ना कहीं ये बल युग्म भी काम आते होंगे, ठीक है ना। तो इस बल युग्म की बात कर रहे हैं, बल युग्म की बात करें। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए बल युग्म क्या है, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाला बल। किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाला समानांतर बल को बल युग्म कहते हैं। देखिए विपरीत, एक इस साइड और एक इस साइड, तो क्या है परिभाषा, परिभाषा क्या कहा मैंने, किसी वस्तु पर दो
किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में कार्य करने वाला समानांतर बल को बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बल युग्म, जिसे हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन मीटर। इसका मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। ठीक है ना? इनका मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है। बल युग्म का उदाहरण यदि आपसे कोई पूछे कि बल युग्म के उदाहरण कौन कौन सा, तो आप आसानी से बता सकते हो। पानी का नल खोलना, पानी का नल खोलना, पानी का नल खोलते हो, वो भी बल युग्म का उदाहरण है। पेन तथा दाबात का ढक्कन खोलना, वो भी बल युग्म का उदाहरण होता है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाना, वो भी बल युग्म का उदाहरण है। चाबी वाली घड़ी को चाबी देना, ये भी बल युग्म का उदाहरण है। ताला को चाबी से खोलना, ये भी बल युग्म का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये सब ताला को चाबी से खोलना, ये सब क्या है? बल युग्म का उदाहरण। ये सारे उदाहरण भी पूछे जाते पेपर में, और यही उदाहरण आपसे पूछकर आपके कंफ्यूज आप कहते हो कि मैंने तो सिर्फ बल की स्टडी कर ली और बल यही होता है, लेकिन बल ये भी होता है बल युग्म। बल युग्म मतलब कपल, जहां दो बल समान और समानांतर कार्य कर, लेकिन उनकी दिशाएं क्या हो? विपरीत हो। ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे? बल युग्म करेंगे। फिर से एक बार मैं और आपको परिभाषित कर दूं। आपसे कोई पूछ ले कि बल युग्म क्या होता, तो आप आसानी से बता सकते हो, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करने वाले समानांतर बल को क्या कहते हैं? हम बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर ही होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इनके उदाहरण बताना है, तो सर्वप्रथम पहला उदाहरण जो बताना है, वो उदाहरण बताना है पानी का नल खोलना। ठीक है ना? दूसरा उदाहरण बताना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण जो है, ताला को चाबी से खोलना। या तीसरा, चाबी वाली जो घड़ी होती है, वो घड़ी को चाबी देना। ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? हमारे बल युग्म का उदाहरण है। चौथा जो उदाहरण, वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और भी है, गाड़ी का स्टीयरिंग का व्हील करना, वो भी किसके उदाहरण है? इन्हीं का उदाहरण, घुमाना। पेन तथा दाबात का ढक्कन खोलना भी किनके उदाहरण है? बल युग्म के उदाहरण है। ये सारे उदाहरण अपने किनके दोस्तों? अपने बल युग्म के माने। आज अपने बल के चैप्टर से पूरे छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट में हम गुरुत्वाकर्षण या और किसी टॉपिक से संबंधित, फिजिक्स संबंधित टॉपिक की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राम राम।